हे गाइस, मैं डॉक्टर शरण और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है नीट पटी, जहाँ पे मैं आपकी नीट की प्रिपरेशन में मदद कर रहा हूँ बाय प्रोवाइडिंग यू विद कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के साथ मैं उसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप इजीली चैप्टर अंडरस्टैंड कर सको और आपकी रिकॉलेबिलिटी भी बढ़ सके। आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ पे नीट की प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी अपलोड कर रहा हूँ और ये कोशिश हमारी चलती रहेगी। नए नए मेथड्स के साथ आपकी प्रिपरेशन में मैं आपकी मदद करता रहूँगा। बीच में हमारा कंसेप्चुअल वीडियोज़ का फ्लो थोड़ा सा स्लो हो गया था। हमने इकोलॉजी के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, फिर लिविंग वर्ल्ड का पहला चैप्टर भी हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम इकोलॉजी का आखिरी चैप्टर दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंप्लीट करने वाले हैं और इसके साथ हमारा पूरा इकोलॉजी यूनिट कवर हो जाएगा। हमारे 6 यूनिट्स इसके बाद कवर हो जाएंगे। रिमेनिंग 4 यूनिट्स हम कमिंग एक मंथ में कवर करेंगे ताकि आपका कहीं पे भी कोई भी लैग ना रहे। So by the end of the February month, most of your NCERT biology would be covered over here. उसके बाद हम आपकी रिवीजन में भी थोड़ी बहुत मदद करेंगे। फिलहाल के लिए लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल चैप्टर ऑफ इकोलॉजी यूनिट दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी है क्या, व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन। सिंपल सा टर्म है, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बायोलॉजी में ना कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आपको उसके वर्ड के डेप्थ में जाना पड़ेगा। सो बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखो, ये दो चीज़ों का बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो बेसिकली मीन्स व्हाट, लिविंग। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बायो के अंडर आ जाएगा। डाइवर्सिटी मतलब क्या है, सिंपल इंग्लिश वर्ड है वैरायटी, है ना। सो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी मिल रही है उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। ये टर्म पॉपुलराइज किसने किया था, दिस टर्म वॉज पॉपुलराइज, ये पूछा गया गाइस, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। दिस टर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ एडवर्ड विल्सन। ठीक है। सो अगर एग्जाम में पूछा गया हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी, रिमेंबर इट वाज एडवर्ड विल्सन। अब बायोडाइवर्सिटी ना साइंटिस्ट के अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, क्योंकि इतनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी आप देख रहे हो इतने बड़े वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि कौन सा वैरायटी क्या है, कहाँ से डिस्कवर करे, कैसे डिस्कवर करे। तो इस वैरायटी को क्लासीफाई करने के लिए लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनाए गए। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या लेवल में बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको 3 मेन लेवल बताऊंगा। सबसे पहला लेवल है हमारा जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल हम यहाँ पे किसकी बात करें, जीन्स की बात करें। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है उसकी हम बात करें। जेनेटिक लेवल में जब बायोडाइवर्सिटी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, हर एक को मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं लिस्ट कर दूं। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद आता है फिर हमारा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। जब वही डाइवर्सिटी आप स्पीशीज़ लेवल में पढ़ते हो तो उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर हमारे पास फाइनली आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जो डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल में देखते हैं उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, देखो टर्म वही है, डाइवर्सिटी मतलब हमें वैरायटी चाहिए। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ, हमें जीन्स में वैरायटी चाहिए, जीन्स में वैरायटी वी नीड। ठीक है, अब देखो जीन्स में जब हम वैरायटी की बात करें मतलब ऑर्गेनिज्म सेम होने वाला है। ऑर्गेनिज्म सेम होने वाला है मतलब क्या, मतलब ये कि ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज़ वही है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, प्लांट का एग्जांपल है राउवुल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, राउवुल्फिया याद रखना, टर्म नाम सब याद रखना, ये पूछा गया है। ठीक है, राउवुल्फिया वोमिटोरिया। तो राउवुल्फिया वोमिटोरिया देखो, जीनस स्पीशी, एक प्लांट की बात कर रहे हैं सेम स्पीशी के, लेकिन राउवुल्फिया वोमिटोरिया जो सेम स्पीशी है, इस स्पीशी के अंदर आपको क्या दिखेगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी दिखेगा। ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, तीनों प्लांट की जीन्स अलग अलग होंगी। तो जब उसकी जीन्स जेनेटिक लेवल में आप वेरिएशन देखोगे, जेनेटिक लेवल में आप डाइवर्सिटी देखोगे, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी किन टर्म्स में आप देखते हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेसिपीन। राउवुल्फिया की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑफ रेसिपीन। ठीक है, रेसिपीन एक केमिकल है जो राउवुल्फिया वोमिटोरिया प्रोड्यूस करता है। तो ABC तीनों राउवुल्फिया वोमिटोरिया है, एक 10 ग्राम रेसिपीन प्रोड्यूस कर रहा है, एक 20 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है और एक 15 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। सो सेम स्पीशी ऑफ प्लांट लेकिन प्रोडक्शन ऑफ रेसिपीन इज डिफरेंट। तो ये डिफरेंस जो आया प्रोडक्शन ऑफ रेसिपीन में उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूसरे भी है, जैसे कि हमारे पास मैंगो है। मैंगो की हमारे पास मोर देन 1000 वेराइटीज़ है। जेनेटिक वेराइटी मैंगो मैंगो ही है, स्पीशी भी सेम है, जीनस भी सेम है, लेकिन जेनेटिक वेराइटी आ गई, वहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई। ठीक है, सो रिमेंबर जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन के लेवल की हम डाइवर्सिटी की बात करें। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मतलब अब हम स्पीशी लेवल की डाइवर्सिटी की बात करें, स्पीशीज़ लेवल, है ना। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट व्हेन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। जब आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा कि जो स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियन है
एम्फीबियन की जितनी भी स्पीशीज़ है वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है, दे आर मोर व्हेन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेवल में देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल में डाइवर्सिटी स्टडी करें कि इस ऑर्गेनिज्म की, इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म की, इस एम्फीबियन ग्रुप की स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट में कम है। तो जब हम स्पीशी लेवल में कोई ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जब हम डाइवर्सिटी को इकोसिस्टम लेवल में स्टडी करेंगे, सो डाइवर्सिटी स्टडीड एट इकोसिस्टम लेवल। ठीक है, एग्जाम्पल आपको अगर मैं दूं तो इंडिया को अगर आप लोगे, आर कंट्री इंडिया, इट हैज़ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स। ठीक है, डेजर्ट्स हैं हमारे पास रेन फॉरेस्ट है, हमारे पास वेटलैंड्स हैं, हमारे पास मैनग्रूव्स है, ये सब क्या अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हैं। तो जब इंडिया इज कंपेयर्ड विथ नॉर्वे, नॉर्वे क्या है? नॉर्वे इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, है ना, और वहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स नहीं मिलते। सो जब आप इंडिया को कंपेयर करोगे विथ नॉर्वे, ऑब्वियसली इकोसिस्टम्स इन इंडिया इज मोर देन नॉर्वे, मतलब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में वुड बी मोर देन नॉर्वे। सो ये क्या है? जब आप इकोसिस्टम लेवल में डाइवर्सिटी स्टडी करते हो, दैट इज योर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो रिमेंबर, डाइवर्सिटी इज बीइंग स्टडीड इन 3 लेवल्स: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल मैंने तीनों का बताया। इंपॉर्टेंट वन इज राउवुल्फिया वोमिटोरिया प्रोड्यूस क्या करता है? रेसिपीन। ठीक है गाइज, रिमेंबर नीट में जस्ट बिकॉज एक टर्म बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से निकाला है तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा ये नहीं बोलेंगे कि राउवुल्फिया वोमिटोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। रिमेंबर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। लेकिन वो ये भी पूछेंगे कि राउवुल्फिया वोमिटोरिया प्रोड्यूसेस व्हाट? It produces racipine, it produces codeine, it produces atropine, or it produces strychnine. All these are plant derived chemicals only, है ना, सारे के सारे plant derived chemicals है। रेसिपीन भी एक plant derived chemical है जो कि राउवुल्फिया वोमिटोरिया से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब भी आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करते हो, ऐसे केमिकल्स की बात करते हो, तो आपका दिमाग कहाँ जाता है? अच्छा हाँ, बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर, है ना। अब बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में रेसिपीन मेंशन नहीं है, रेसिपीन मेंशन है बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। सो ऑलवेज कनेक्ट एंड रिमेंबर। ठीक है, सो सिर्फ ये नहीं याद रखना कि राउवुल्फिया वोमिटोरिया हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, ये भी याद रखना है कि वो रेसिपीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नीट में किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, आपको मेन चीज़ें याद होनी चाहिए। अब जैसा मैंने बताया, साइंटिस्ट को हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि इतनी वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की, कितनी वेराइटी है ना। तो एक एस्टिमेट हमेशा लगाया गया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एस्टिमेट लगाया गया है कि टोटल स्पीशीज़ कितनी होंगी। ठीक है, टोटल स्पीशीज़, एक पर्टिकुलर जीनस, एक पर्टिकुलर किंगडम की हम बात नहीं कर रहे, टोटल स्पीशीज़ अर्थ में। सो टोटल स्पीशीज़ एस्टिमेट लगाए गए। ठीक है, अब इस बात को समझो कि सारी स्पीशीज़ डिस्कवर ना तो अभी हुई है और ना ही सारी स्पीशीज़ को एक साथ डिस्कवर करना पॉसिबल है, क्योंकि एक साइकिल है, कुछ स्पीशी एक्सटिंक्ट होती रहेंगी, कुछ नई स्पीशीज़ जनरेट होती रहेंगी, है ना। और ये साइकिल ह्यूमंस की डिस्कवरी से अलग साइकिल चल रहा है। ह्यूमन भले ही उस स्पीशी को डिस्कवर करे या ना करे, उसका एक्सटिंक्ट होना है तो एक्सटिंक्ट होगा, अगर नई स्पीशी आनी है तो नई स्पीशी आएगी। इसीलिए किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल स्पीशीज़ अर्थ में कितने हैं, ये सिर्फ आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो। एस्टिमेट मतलब इट इज़ एन अंदाज़ा लगाना, है ना। तो टोटल स्पीशीज़ का एस्टिमेट अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया है, अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। अभी तक टोटल कितनी स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी है और डिस्क्राइब की जा चुकी है? समवेयर मोर देन 1.5 मिलियन। ठीक है, सो 1.5 मिलियन के आसपास की स्पीशीज़ डिस्कवर हो गई है, उनको डिस्क्राइब किया गया है। और जब भी आप कोई भी स्पीशी डिस्कवर करते हो, उसको कहाँ एंट्री करते हो? उसको हम एंट्री करते हैं IUCN में। IUCN क्या है? फुल फॉर्म IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये थोड़ा सा फुल फॉर्म लिख लो, याद रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। IUCN मेंशनड है, फुल फॉर्म नहीं मेंशनड है, तो ये याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, पूरा चैप्टर ही उसी पे है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, हम नेचर कंजर्व करना चाह रहे हैं, नेचर की बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाह रहे हैं। तो ये जो यूनियन बनाया ना, इट इज़ एन इंटरनेशनल यूनियन, किसी एक कंट्री का नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है सब ने आपस में मिलकर ये एक यूनियन बना रखा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN। सो IUCN में जितनी भी स्पीशीज़ डिस्कवर होती है, आप IUCN में उसकी एंट्री करते रहते हो, और अभी तक स्पीशीज़ डिस्कवर्ड इज 1.5 मिलियन। अब जैसा मैंने बताया, टोटल स्पीशीज़ का एग्जैक्ट नंबर तो आप कभी भी नहीं बता पाओगे, तो आप एस्टिमेट कैसे करते हो? एस्टिमेट किया जाता है कंपैरिजन से। ठीक है, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन किया जाता है। किस किस के बीच में कंपैरिजन करेंगे? नाउ दिस कंपैरिजन इज बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। ठीक है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। अब देखो, जो भी कंट्री ट्रॉपिक्स के विद इन लाई करती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ट्रॉपिकल रीजन, जैसे इंडिया है, क्या है? इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, ट्रॉपिक्स के विद इन जो लाई करती है उनको हम ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलती है, और उनके बाहर जो लाई कर रही है उनको हम टेम्परेट कंट्रीज बोलते हैं। नाउ ट्रॉपिकल कंट्रीज की कंडीशंस ऐसी होती है, द कंडीशंस दैट ट्रॉपिकल कंट्री हैज़, द एडिक्वेट सनलाइट, द लेस वेरिएबिलिटी इन वेदर। आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशंस ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलती है। तो उन कंडीशंस की वजह से क्या होता है कि इनका स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होता है।
ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज वेरी 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 डाइवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। अब जब स्पीशी डाइवर्सिटी एक्सटेंसिव होगी, जितनी बड़ी स्पीशी डाइवर्सिटी होगी उतना उनको डिस्कवर करके लिस्ट बनाना मुश्किल होगा। लेकिन वही चीज़ आप टेम्परेट में देखते हो, तो टेम्परेट कंट्रीज में क्या होता है कि द स्पीशीज इन्वेंट्री इज ऑलमोस्ट फुल, स्पीशीज इन्वेंट्री इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इन्वेंट्री मतलब कितनी स्पीशीज है सबका काउंट, ठीक है। तो स्पीशीज इन्वेंट्री इन टेम्परेट एरियाज आर ऑलमोस्ट कंप्लीट व्हेन कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया। क्यों? क्योंकि टेम्परेट एरिया में वैसे ही स्पीशीज कम होती है, कम स्पीशीज होंगी तो उनको डिस्कवर जल्दी किया जा सकता है ना। तो क्या किया जाता है, तो एक कंपैरिजन किया जाता है। कैसे किया जाता है कंपैरिजन? हम कोई भी एक टेम्परेट रीजन ले लेंगे, ठीक है, वी टेक अ टेम्परेट रीजन और उस रीजन की स्पीशीज काउंट निकालेंगे, ठीक है। उस रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज काउंट कितना है वो निकाला जाएगा। उसके बाद एक स्टैटिस्टिकल एक्सट्रापोलेशन किया जाएगा। एक्सट्रापोलेशन मतलब, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है? एक्सट्रापोलेशन का मतलब, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर एक छोटा सा एरिया ए है, इसमें 100 स्पीशीज हैं, तो इसी में अगर हम बड़ा एरिया लेंगे तो उसी रेशियो में उसमें कितनी स्पीशीज होंगी, ठीक है। ये होगा हमारा एक्सट्रापोलेशन ऑफ डेटा। और ये रिसर्च में बहुत बार बहुत जगह किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े एरियाज़ को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। तो छोटे एरिया को स्टडी किया जाता है, उसके बाद उसको एक्सट्रापोलेट किया जाता है बड़े एरिया के लिए, ठीक है। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा। हम टेम्परेट एरिया की स्पीशीज इन्वेंट्री कंप्लीट कर रहे हैं और उसी रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि अगर टेम्परेट एरिया में इतने एरिया में इतनी स्पीशीज है तो ट्रॉपिकल एरिया में रिलेटिवली कितनी होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एस्टिमेट लगाया जाता है टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस की कंपैरिजन की मदद से, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने बताया एग्जैक्ट नंबर आना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारे एक साइंटिस्ट है बाय द नेम ऑफ रॉबर्ट मे, नाम याद रखना, इससे भी सवाल आ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आया था व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्लोबल डाइवर्सिटी गिवन बाय रॉबर्ट मे, साइंटिस्ट के नेम से ही आ रखा था क्वेश्चन। तो रिमेंबर रॉबर्ट मे ने बोला है कि एस्टिमेटेड ग्लोबल डाइवर्सिटी वुड बी समवेयर अराउंड 7 मिलियन। मतलब ये कि मैंने क्या बताया, टोटल स्पीशीज डिस्कवर्ड इज 1.5 मिलियन, लिटिल मोर देन 1.5 मिलियन अभी तक। मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर हुई नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली कभी डिस्कवर होंगी भी नहीं। क्यों? बिकॉज इट्स अ साइकिल जहाँ पे एक्सटिंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज बनी जा रही है। सो 7 मिलियंस में से कितनी सारी स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी even before we can discover them. Now few facts about global diversity. ये facts बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आ रखे हैं। मैं इससे ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता कि प्रॉब्ली चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये फैक्ट्स। सो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, बट पहले जो ये फैक्ट्स बता रहा हूँ इनको आप बिल्कुल रट के दिमाग में बिठा लो। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आ गया तो तुरंत सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है? सबसे पहला फैक्ट है 70% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज, 70% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज। मैंने बताया अभी मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज रिकॉर्ड हो रखी है हमारे पास, तो इसमें से 70% आर व्हाट? एनिमल्स, ठीक है, आर एनिमल्स। एनिमल्स मतलब दे बिलोंग टू एनिमल किंगडम, दैट इज द फर्स्ट फैक्ट। सेकेंड फैक्ट आ जाओ, 22% ऑफ आर रिकॉर्डेड स्पीशीज, जितनी भी हमने रिकॉर्ड कर रखी है उसमें 22% आर व्हाट? दे आर प्लांट्स, ठीक है, दे आर प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। प्लांट्स जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, एनिमल में मैंने क्या बोला? एनिमल किंगडम। प्लांट्स में क्या है? इट इंक्लूड्स प्लांट्स एज वेल एज फंगाई, ठीक है। तो फंगाई को भी हमने प्लांट्स के अंडर ले लिया यहाँ पे फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अब तीसरी चीज़ मैंने क्या बोला? एनिमल्स, 70% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज आर एनिमल्स। अब इन एनिमल्स में भी इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच, मतलब इन एनिमल्स 70% आर इंसेक्ट्स, 70% आर इंसेक्ट्स, ठीक है। और फोर्थ फैक्ट क्या है? फोर्थ फैक्ट इज नंबर ऑफ फंजाई इज मोर देन कंबाइंड स्पीशीज काउंट ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। इन चारों को साथ में मिला भी दो तो भी जो फंगाई का स्पीशी काउंट है दैट विल ऑलवेज बी मोर, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज मैक्सिमम रिकॉर्डेड स्पीशीज? इंसेक्ट्स, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल। रिमेंबर इट इज व्हाट? एनिमल्स। इंसेक्ट्स विद इन एनिमल मैक्सिमम है, लेकिन एनिमल इंक्लूड्स अदर ग्रुप्स एज वेल, सो टोटल एनिमल कॉन्ट्रीब्यूट्स व्हाट? 70%। आई सेड दैट, रिमेंबर दैट, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल अगर दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी कंपेयर टू रेस्ट? और ऑप्शंस में दे देंगे इंसेक्ट्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। नाउ यू नो 70% एनिमल्स कौन दे रहा है? इंसेक्ट दे रहा है। रिमेनिंग 30% में फिश भी है, एम्फीबियन भी है, रेप्टाइल भी है, मैमल भी है, और भी जो भी रिमेनिंग ग्रुप है एनिमल किंगडम का वो सब आ रहा है।
है ना। सो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स विल हैव हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी व्हेन कंपेयर टू दीज, ठीक है। सो ऐसे इन फैक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। ये 4 फैक्ट्स बाय हार्ट, बाय ब्रेन, बाय मेमोरी जैसे भी करना है आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब इन फैक्ट से एक स्टेप आगे बढ़ के हमारे पास कुछ पाई चार्ट्स है। ये पाई चार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, ठीक है। वो पाई चार्ट बना देंगे और पूछेंगे कि ABCD क्या क्या है, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं और जैसा भी मैंने फैक्ट पे बेस करके आपको क्वेश्चंस पूछे वो पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल अगेन। पहले मैं आपको 3 पाई चार्ट्स यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन, ठीक है। क्या क्या है इसमें आपको मैं बताऊंगा। सो सबसे पहला पाई चार्ट इज फॉर इनवर्टेब्रेट्स, सेकेंड पाई चार्ट इज ऑफ वर्टेब्रेट्स, स्पीशीज डाइवर्सिटी पे ही है पूरा पाई चार्ट। सेकेंड पाई चार्ट इज ऑफ वर्टेब्रेट्स एंड थर्ड पाई चार्ट इज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। क्या रहा है हमारे ये पाई चार्ट। सबसे पहला पाई चार्ट जो मैंने आपको बताया ना 70% इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उसी पे फोकस कर रहा है। तो 70% अगर एनिमल में इंसेक्ट्स है तो ऑब्वियसली इनवर्टेब्रेट्स में भी 70% इंसेक्ट्स ही होंगे। सो ये जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, ये क्या है हमारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। दीज आर इंसेक्ट्स। और उनके अलावा और क्या क्या इनवर्टेब्रेट्स है, उनके अलावा हमारे पास मोलस्क्स हैं, तो मोलस्क का एक पार्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्रस्टेशियंस हैं, फिर जो रिमेनिंग एनिमल ग्रुप्स हैं, रिमेनिंग एनिमल ग्रुप इन इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स का अलग पाई चार्ट बनाऊंगा अभी। सेकेंड क्या है, ये है हमारा क्रस्टेशियंस एंड थर्ड क्या है, ये है हमारा मोलस्क्स, ठीक है। तो मेन हाईलाइट क्या है इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि इंसेक्ट्स ने 70% से ज़्यादा बना रखा है। क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको मार्क कर देंगे A, B, C एंड D और फिर वो पूछेंगे इन स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई चार्ट ऑफ इनवर्टेब्रेट्स व्हाट डज D रिप्रेजेंट। रिमेंबर इट रिप्रेजेंट्स इंसेक्ट्स। A और B और C वो फोकस में नहीं लाएंगे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि पाई चार्ट का साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है, लेकिन जो क्लियर डिस्टिंक्शन दिख रहा है उस पर वो फोकस दिलाएंगे। एंड क्लियर डिस्टिंक्शन इज व्हाट, इंसेक्ट्स आपका सबसे ज़्यादा पाई चार्ट का एरिया ले रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को पाई चार्ट स्टडी करना आता होगा। क्लास 9-10 की बेसिक मैथ्स में बताया जाता है ये कि जितना ज़्यादा एरिया पाई चार्ट का कवर किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट वो ऑब्जेक्ट होगा, है ना। सो इंसेक्ट्स ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया, मतलब सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। वर्टेब्रेट्स में आ जाओ। वर्टेब्रेट्स में कैसे पूछेंगे, वर्टेब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा अवेलेबल होता है, सबसे ज़्यादा वर्टेब्रेट्स में इट इज़ फिश, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा एरिया किसने ले रखा है, हमारे फिश ने ले रखा है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बर्ड्स, दिस इज बर्ड्स। अब यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप आपको बता दिया, तो ये 2 ग्रुप तो आपको याद रखना ही रखना है। सबसे बड़ा फिश है, उसके बाद बर्ड है, फिर हमारे रेप्टाइल्स आ जाएंगे, फिर एम्फीबियंस आ जाएंगे एंड मैमल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैमल्स भी याद रखना, मैमल्स क्या होता है, सबसे छोटा एरिया मैमल्स का आएगा पाई चार्ट में। सबसे बड़ा एरिया फिश का आएगा, फिर बर्ड का आएगा, सबसे छोटा एरिया मैमल का आएगा। सो क्वेश्चन में वो मार्क कर सकते हैं A, B, C, D एंड E, दिस वुड बी E। सो आपसे पूछेंगे E क्या है, E वो पूछ सकते हैं क्योंकि सबसे छोटा एरिया है, कंफ्यूजन नहीं है, क्या है, मैमल्स है। A या B वो आपको पूछ सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा एरिया क्या है, A फिश, सेकेंड बड़ा एरिया क्या है, बर्ड्स, D, है ना। सो रिमेंबर दिस, A, D और E ये 3 आपको इस पाई चार्ट में याद रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पाई चार्ट ऑफ प्लांट। अब फाइनल पाई चार्ट ऑफ प्लांट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एल्गे, लाइकेन, मॉसेस, फर्न्स में, ठीक है। सो आपको अगर मैं पाई चार्ट बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा पाई चार्ट ये बनता है, ठीक है। सो जहाँ पे कंफ्यूजन होना है वो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली बताऊंगा तो मैं आपको सारे, बट याद वही रखना है जो मैं शेड करने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, लाइकेन, छोटा सा एरिया ले रखा है। उसके बाद एल्गे, छोटा सा एरिया इसने भी ले रखा है। फिर हमारे पास क्या है, मॉसेस, इसने भी छोटा सा एरिया ले रखा है। और हमारे पास है फर्न्स, तो इसने भी छोटा सा एरिया ले रखा है। बड़े एरिया किस किसने लिया, बड़ा एरिया हमारा सबसे बड़ा एरिया ले रखा है एंजियोस्पर्म्स ने, ठीक है, दीज आर एंजियोस्पर्म्स। और उसके बाद हमारा एरिया ले रखा है फंगाई ने, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज आर फंगाई। सो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा फंगाई से और एंजियोस्पर्म से। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा एरिया प्लांट्स में एंजियोस्पर्म का है और उसके बाद फंगाई का है। और फैक्ट से आपने क्या याद रखा, फंगाई की स्पीशी डाइवर्सिटी इज मोर। जब आप फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स सबको ऐड कर देते हो फिर भी फंगाई की स्पीशी डाइवर्सिटी इज मोर। सो आप ऑब्वियसली ये डिराइव कर सकते हो कि एंजियोस्पर्म की स्पीशी डाइवर्सिटी वुड ऑल्सो बी लार्जर देन फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स
कंबाइन, क्योंकि एंजियोस्पर्म की तो फंजाई से भी ज़्यादा है ना, और फंजाई में हमने वो फैक्ट बताया था। सो वो 4 फैक्ट्स और इन 3 पाई चार्ट की मदद से आप बायोडाइवर्सिटी के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो इनसे पूछे जाते हैं वो सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा तो बेसिक अवेयरनेस वाला चैप्टर है ये, कि आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए, क्यों कंजर्व करनी चाहिए, कैसे कंजर्व करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट इनसे फोकस रहता है क्वेश्चन आने का। तो ये सारी चीज़ें पाई चार्ट फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इतना आपको समझ आ गया, इतना आपको याद हो गया, देन विल मूव ऑन फर्दर कि इन एस्टिमेट्स का लिमिटेशन क्या क्या होता है, ठीक है। ऑब्वियसली दीज एस्टिमेट्स लगा रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशन होगा। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दीज एस्टिमेट्स? सो सबसे पहला लिमिटेशन ऑफ दीज एस्टिमेट्स आर कि हम प्रोकैरियोट्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड, प्रोकैरियोट्स नॉट इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूड नहीं करें प्रोकैरियोट्स को? देखो, प्रोकैरियोट्स इज अ वेरी एक्सपेंसिव ग्रुप, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आपने बोल दिया आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया करके, बट वो सब क्लासिफिकेशन तक है। स्पीशीज में डाइवर्सिटी स्टडी करने लगोगे तो वो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। दे आर दैट एक्सपेंसिव ग्रुप, इसीलिए प्रोकैरियोट्स को हम इन एस्टिमेट्स में इंक्लूड नहीं करते। दूसरी चीज़, जो प्रोकैरियोट्स की स्पीशीज होती है उनको स्टडी करने के लिए कल्चर करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि कल्चर पॉसिबल ही नहीं होता प्रोकैरियोट का। तो जब तक आप कल्चर नहीं करोगे, प्रोकैरियोट को स्टडी नहीं करोगे, उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे स्टडी करोगे, है ना। तो जब आप स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं स्टडी कर पाओगे तो आप एस्टिमेशन नहीं लगा पाओगे। इसीलिए लिमिटेशन हमारे सारे एस्टिमेट्स का यही है कि हम प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज योर लिमिटेशन। अब जो वर्ल्ड में स्पीशी एस्टिमेट लगा लिया, तो इंडिया में स्पीशी एस्टिमेट लगा लेते हैं। इंडिया में कितनी है स्पीशीज हमारे पास? वर्ल्ड की 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिया के पास है। अब वैसे देखने में तो 8.1 आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया की लैंड सरफेस जो है दैट इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। सो भले ही लैंड एरिया हमारे पास 2.4% है, लेकिन स्पीशीज हमारे पास बायोडाइवर्सिटी में 8.1% है। मतलब ये कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन फैक्ट वर्ल्ड में देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, ठीक है, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। तो यू कैन सी हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया इज फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इंडिया में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है क्यों? वन ऑफ द मेन रीजन्स कि इंडिया में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है इज बिकॉज इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है। सो अब मैं आपको थोड़ी सी वेरिएबिलिटी बताऊंगा, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताऊंगा कि कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी वैरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। विल स्टडी सम पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, what are the patterns that we observe? We are going to study two patterns. One is latitudinal gradient, कि मतलब कैसे लैटिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, कैसे लैटिट्यूड के हिसाब से आपकी स्पीशी डाइवर्सिटी चेंज होती है। ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा होगी, टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स में कम होगी। सो फर्स्ट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। सेकेंड इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। गाइज ये चैप्टर ना एक फ्लो की तरह बहेगा आपका, जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इट विल बी लाइक अ फ्लो, और आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें याद क्या रखना है, ये तो बस ज्ञान दिए जा रहे हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ से सवाल पहले आ रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस कर लो, उसको याद रख लो वहीं पे, ठीक है। सो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पीशी एरिया रिलेशनशिप, दीज आर द टू पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू नाउ। इसमें से फर्स्ट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट? सो बेसिकली जब भी हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाती है, और इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। एक ग्रेडियंट आ रहा है। सो क्या बोला मैंने, अगर ये हमारा अर्थ है, सो बीच में आ जाएगा हमारा इक्वेटर, करेक्ट। इक्वेटर से जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे या नीचे की तरफ मूव करेंगे, ऊपर क्या है हमारा नॉर्थ पोल, नीचे क्या है हमारा साउथ पोल। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी उन एरियाज में, स्पीशीज डाइवर्सिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ये है हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहा है, स्पीशी डाइवर्सिटी चेंज हो रही है। व्हाट आर द ट्रॉपिक्स? जो मैंने बताया था ना कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। व्हाट आर ट्रॉपिक्स? सो बेसिकली 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये रेंज जो है, इस रेंज को हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इस रेंज में सन से सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है। सो जो ट्रॉपिक्स है, दिस इज द मोस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी रिच प्लेस, ठीक है। इसी का कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारी स्पीशीज ऑफ बर्ड की, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड स्पीशी डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी।
सो कोलंबिया इज अ प्लेस दैट इज लोकेटेड क्लोज टू इक्वेटर, ठीक है, कोलंबिया इज क्लोज टू इक्वेटर। क्योंकि वो क्लोज टू इक्वेटर है तो ऑब्वियसली उसके पास बर्ड्स की स्पीशीज ज़्यादा होंगी। सो कोलंबिया हैज़ ऑलमोस्ट 1400 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। नाउ लेट्स मूव स्लाइटली नॉर्थ, थोड़ा नॉर्थ ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सो न्यूयॉर्क इज लोकेटेड एट लैटिट्यूड ऑफ समवेयर 41 डिग्रीज नॉर्थ, ठीक है। सो न्यूयॉर्क सिटी की अगर हम बात करें 41 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है, तो जैसे ही हम 41 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ चले गए तो वहाँ पे हमारा स्पीशीज़ बर्ड्स की क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो वहाँ पे हमारे पास 105 स्पीशीज़ है बर्ड्स की, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हमारी कम हो गई। वैसे अगर हम और ऊपर चले गए, और ऊपर क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड समवेयर एट लैटिट्यूड ऑफ 91 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सो ग्रीनलैंड में स्पीशीज डाइवर्सिटी और कम होगी, कितनी होती है वहाँ पे, ऑलमोस्ट 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आते हैं। सो इफ़ यू सी इक्वेटर के पास में जहाँ पे 1400 स्पीशीज थी, ग्रीनलैंड में पहुँचने तक वो सिर्फ 56 बर्ड स्पीशीज रह गई है, ठीक है। फॉर इंडिया ऑल्सो मोस्ट ऑफ आर लैंड इज इन ट्रॉपिक्स, सो इंडिया में ऑलमोस्ट 1200 बर्ड स्पीशीज एक्सिस्ट, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको दूं, देयर इज अ रीजन बाय द नेम ऑफ इक्वेटर, ठीक है। दिस इज अ ट्रॉपिकल प्लेस, ट्रॉपिकल प्लेस है ये। ट्रॉपिकल प्लेस है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। सो इस रीजन में जो भी फॉरेस्ट होगा उसकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ 10 टाइम्स मोर, डाइवर्सिटी इज़ 10 टाइम्स मोर when compared to a temperate region like midwest of US, midwest of US। ये क्या है, एक टेम्परेट रीजन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारी कम होगी, ठीक है। वैसे ही अमेजोनियन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो कि ट्रॉपिकल लोकेटेड है, इट हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। रिमेंबर अगेन ये क्वेश्चन आएगा, अमेजोनियन फॉरेस्ट, अमेजोनियन फॉरेस्ट नाम है इसका, कहाँ पे लोकेटेड है, रिमेंबर अफ्रीका के अमेजन फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे हम, अमेजोनियन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका में अमेजोनियन फॉरेस्ट है, लोकेशन क्या है, अगेन ट्रॉपिकल लोकेशन है, एंड दे हैव द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, ठीक है। सो ये 3 एग्जाम्पल्स है कि कैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जब मूव करते हो तो आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, धीरे 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 कम होती रहती है, ठीक है। सो इस चीज़ का रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ का 3 मेन रीज़न है, देयर आर 3 मेन रीजंस। व्हाट आर दीज रीजंस? सबसे पहला रीज़न इज सनलाइट, ठीक है। अब मैंने इकोलॉजी की पूरे यूनिट में वही बताया है, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में यही बताया था कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कहीं पे भी अगर आपको ज़्यादा स्पीशीज़ को सर्वाइव करना है, स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी लाना है, तो आपको वहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा चाहिए। And obviously, solar energy is more. Solar energy is more at tropics when compared to any other regions. ठीक है, ट्रॉपिक्स में क्योंकि सनरेज बिल्कुल लोकेशन ट्रॉपिक्स का ऐसा है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है, बिना किसी हिंड्रेंस के आ रहा है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए आ रहा है ना। तो क्योंकि सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली स्पीशीज डाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो सोलर एनर्जी या ट्रॉपिक्स मोर, सोलर एनर्जी मोर है तो प्रोडक्टिविटी विल बी मोर, productivity is more, productivity is more, then obviously species diversity will be more, species diversity is more, ठीक है। लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल आर्गुमेंट है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि किसी भी स्पीशी को डाइवर्सिफाई होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड या लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम इज रिक्वायर्ड, एवोल्यूशनरी टाइम, ठीक है। एवोल्यूशनरी टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। अब मैं टाइम पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, मैं टाइम पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो टेम्परेट रीजन है और जो पोलर रीजन है वहाँ पे ग्लेशिएशन होता रहता है, ग्लेशियर बनते रहते हैं और ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, नॉर्मल इवेंट है वहाँ पे ग्लेशिएशन होना, ग्लेशिएशन टूटना, इट इज़ नॉर्मल इन टेम्परेट रीजन्स। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्लेशिएशन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे ग्लेशियर बन ही नहीं पाता, ग्लेशियर बन नहीं पाता, तो ट्रॉपिकल रीजन को ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड टाइम मिलता है, ठीक है। सो लॉन्ग ड्यूरेशन और एवोल्यूशनरी टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्पीशीज डाइवर्सिटी, और ये हमें सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही मिल सकता है। दिस इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, नॉट इन टेम्परेट रीजन, नॉट इन टेम्परेट रीजन। और रीजन मैंने वही बताया, टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है, ग्लेशियर बार बार हमारा बनता रहता है, और ट्रॉपिकल रीजन में ये चीज़ नहीं होती। सो लॉन्ग ड्यूरेशन और एवोल्यूशनरी टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्पीशीज डाइवर्सिटी। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन ये है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट इज वेरी स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। इट इज कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, predictable environment,
अब जब सडन चेंजेस एनवायरनमेंट में नहीं होंगे तो स्पीशीज एक्सटिंक्शन के चांसेस भी कम होंगे। ट्रॉपिकल रीजन अगर लेस सीजनल होगा तो उस जो रीजन है, जिस सीजन के हिसाब से वो स्पीशी डेवलप हो रहा है, वो जिस सीजन के हिसाब से स्पीशी इवॉल्व हो रहा है, उसको सर्वाइव करने का चांस मिलता रहेगा। अगर सडनली सीजन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहेगा, बाई सीजन हम समर विंटर की बात नहीं कर रहे, हम एडवर्स की बात कर रहे हैं, बहुत खतरनाक समर हो गया, बहुत खतरनाक विंटर हो गया, बहुत ज़्यादा बर्फ गिर गई या बहुत ज़्यादा बारिश होगी, उसकी बात कर रहे हैं। टॉपिक्स में एक्सट्रीम्स में कुछ नहीं होता है ना, विंटर होगा लेकिन एक्सट्रीम्स में नहीं होगा, समर होगा लेकिन एक्सट्रीम्स में नहीं होगा, रेन्स होंगे लेकिन एक्सट्रीम्स में नहीं होंगे। तो क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल है और कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, इसीलिए स्पीशीज़ को रह के अडाप्ट करने के लिए ज़्यादा चांस मिलता है। जब ज़्यादा चांस मिलता है तो उसकी वजह से स्पीशी डाइवर्सिटी भी हमारी ज़्यादा होती है। सो मेन रीज़न हमारा सोलर ही है, मतलब धूप से जो रोशनी आ रही है, सोलर एनर्जी जो ट्रॉपिक्स में आ रही है, दैट इज़ द मेन रीज़न, एंड ऑल अदर रीजंस आर बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय दिस सोलर एनर्जी रीजन इटसेल्फ। That was the first pattern of biodiversity that I wanted to describe to you guys. दूसरा पैटर्न क्या है? दूसरा पैटर्न इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। कैसे जब आप अनएक्सप्लोर्ड एरिया में स्पीशीज को एक्सप्लोर करते हुए जाते हो, कैसे जितना एरिया आपका इंक्रीज होता है, स्पीशीज कैसे इंक्रीज होती हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। क्या है ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दिया था? नाम याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट के नाम से कर्व पे क्वेश्चन आता है। ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा, उस ग्राफ पे साइंटिस्ट के नाम से पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या है साइंटिस्ट का नाम? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। रिमेंबर, साइंटिस्ट इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। कहाँ पे किया था उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन? कहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे? लोकेशन वॉज साउथ अमेरिकन जंगल्स। साउथ अमेरिका के जंगल्स में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। क्या था इनका ऑब्जर्वेशन? क्या ऑब्जर्व किया था इन्होंने? ऑब्जर्वेशन वॉज कि अगर आप एक फिक्स एरिया ले लो, जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करोगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही इंक्रीज होती जाएगी। एक पर्टिकुलर लिमिट स्पीशीज रिचनेस की रीच होने के बाद आप कितना एक्सप्लोर कर लो उस एरिया को, आपको नई स्पीशीज नहीं मिलेंगी। सो उनका ऑब्जर्वेशन वॉज विद इन अ रीजन। विद इन अ रीजन ऐसा होता है, रीजन के बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली फिर आपको नई स्पीशीज मिलेंगी, लेकिन विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस increased with increase in area explored, with increase in area explored, but only up to a limit, but only up to a limit, ठीक है। तो उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया है, लॉग स्केल का ये इक्वेशन है। क्या कहता है इक्वेशन? लॉग एस इक्वल्स लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। अब इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। एस इज रिप्रेजेंटिंग आर स्पीशीज रिचनेस। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी इज रिप्रेजेंटिंग आर वाई इंटरसेप्ट। अभी ग्राफ आपको दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा क्या है वाई इंटरसेप्ट। What is A representing? A is representing the area that we are exploring, and what is Z representing? Z is the slope of the line. Slope of line, जिसको हम regression coefficient भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आगे बताऊंगा आपको मैं। regression coefficient बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। एक्स एक्सिस में आएगा हमारा एरिया, वाई एक्सिस में हमारा आ जाएगा स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। दो ग्राफ बनेंगे, एक लॉग स्केल का ग्राफ बनेगा और एक जो नॉर्मल इक्वेशन है उसका ग्राफ बनेगा। जो नॉर्मल इक्वेशन है वो क्या है? एस इक्वल्स सी ए टू द पावर जेड, ठीक है। इसका ग्राफ जो बना दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जो हमारा लॉग स्केल इक्वेशन था क्या था? लॉग एस इक्वल्स लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। इसका हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। हाँ, इक्वेशन आपको याद रखना है, कौन सा लेटर क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको याद रखना है। ग्राफ का शेप आपको याद रखना है, लेकिन इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। अब मैंने क्या बोला, आपको वैल्यू ऑफ जेड पता होनी चाहिए, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ जेड इज ऑलवेज बिटवीन 0.1 to 0.2, ठीक है। वैल्यू ऑफ जेड कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगी, एक्सेप्शन है, लेकिन इसको बायोलॉजी में हर जगह एक्सेप्शन होता है। कहाँ की एक्सेप्शन की हम बात करेंगे? व्हेन द एरिया अंडर कंसिडरेशन इज वेरी लार्ज, ठीक है। सपोज हम एक कंट्री की बात करें, सपोज हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हम बर्ड की स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड वुड बी बिटवीन 0.1 to 0.2। लेकिन अब हम एक पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया की बात करें, तो वहाँ पे क्योंकि एरिया अंडर कंसिडरेशन इज वेरी लार्ज, एरिया अंडर कंसिडरेशन पूरा कॉन्टिनेंट है, तो उन केसेस में वैल्यू ऑफ जेड कैन गो अप
अप टू 0.6 टू 1.2। वैल्यू ऑफ जेड बढ़ रहा है मतलब कि ग्राफ का जो स्लोप है वो और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, स्टीपर द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ जेड में क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ जेड आपको याद रखना है। चलो इतना तो आपको समझ आ गया। अब जो हम इतना स्पीशीज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये सब इतना बार बार बोल रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई डू वी नीड स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? है ना, ये समझना जरूरी है, वरना आप चीज़ें पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंस ही आपको पता नहीं चली तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, है ना। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी? अब देखो, दो एग्जाम्पल लेंगे हम। हमारा एक है इकोसिस्टम ए, ठीक है, और दूसरा है इकोसिस्टम बी। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं है, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे स्पीशीज डाइवर्सिटी का। ठीक है, तो इकोसिस्टम ए में हमारे पास प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स को खाते हुए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हुए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। इकोसिस्टम बी में भी वही होगा, प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स को खाते हुए प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हुए सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। ठीक है, अब इकोसिस्टम ए में क्या करेंगे, हम हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी डाल देंगे। मतलब ये कि इसमें प्रोड्यूसर्स की 1000 स्पीशीज हैं। ठीक है, देयर आर 1000 स्पीशीज ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब इकोसिस्टम बी में क्या करेंगे, इकोसिस्टम बी में हम थोड़ी सी लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी डाल देंगे। लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब सपोज दे हैव 50 स्पीशीज ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, 50 स्पीशीज ऑफ प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम बी, 1000 स्पीशीज ऑफ प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम ए। यहाँ पे मैं स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, काउंट की बात नहीं कर रहा। सो डोंट कंफ्यूज इट विथ पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, उसकी बात नहीं कर रहे हम। नंबर इनफ है सस्टेन करने को प्राइमरी कंज्यूमर्स इन बोथ इकोसिस्टम्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर इनफ टू सस्टेन बोथ द इकोसिस्टम्स के प्राइमरी कंज्यूमर्स, बायोमास इज इनफ टू सस्टेन बोथ द प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ बोथ इकोसिस्टम्स। ठीक है, हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो कुछ चेंजेस हुए क्लाइमेट में, कुछ चेंजेस हुई सराउंडिंग में, जिसकी वजह से 50 स्पीशीज में से हमारे 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। तो बच्चे कितने? 40 स्पीशीज। ठीक है, और वैसे ही कुछ चेंजेस इकोसिस्टम ए में भी हुए और यहाँ पे भी हमारे 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। तो बच्चे कितने? 990 स्पीशीज, है ना, 990 स्पीशीज आर लेफ्ट। अब ये बताओ कि 40 स्पीशीज को प्राइमरी कंज्यूमर्स को सस्टेन करने में आसानी होगी या 990 स्पीशीज को? सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसको ज़्यादा आसानी होगी? ऑब्वियसली 990 स्पीशीज़, क्योंकि भले ही वो 10 स्पीशीज़ चले गए हैं लेकिन बाकी 990 स्पीशीज़ तो अभी स्टिल एग्जिस्टिंग देयर। तो क्योंकि 990 स्पीशीज़ हैं मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो दे वुड बी एबल टू सस्टेन प्राइमरी कंज्यूमर्स एज वेल, है ना। लेकिन इकोसिस्टम बी में क्योंकि सडनली हमारी 10 स्पीशीज़ चली गई हैं तो ऑब्वियसली अब जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है हमारे प्रोड्यूसर्स का, दैट विल गेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब जब प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो खाना प्राइमरी कंज्यूमर्स और फिर अल्टीमेटली जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को मिलने वाला है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। तो जब सिग्निफिकेंट रिडक्शन आएगा तो ऑब्वियसली स्पीशीज एक्सटिंक्शन हमारी प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स में भी आएगा। ठीक है, सो दिस इज वाई योर स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। सो जो इकोसिस्टम ए है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेबल इकोसिस्टम। ठीक है, स्टेबल इकोसिस्टम। सो जब हमारे पास किसी भी इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, हायर द स्पीशीज डाइवर्सिटी, more stable is the ecosystem, ठीक है। अब जो चीज़ें मैंने बताई वो भी फीचर्स होंगे हमारे स्टेबल इकोसिस्टम के। क्या चीज़ बताई? सबसे पहले क्या बताया? प्रोडक्टिविटी पे वेरिएशन। सो देयर विल बी लीस्ट वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इन अ स्टेबल इकोसिस्टम बी क्या था? एक अनस्टेबल इकोसिस्टम था, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। सो लीस्ट वेरिएशन इज सीन इन स्टेबल इकोसिस्टम। दूसरा, it is resistant. A stable ecosystem is resistant to occasional disturbances. ठीक है, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, नेचुरल डिस्टर्बेंस हो सकता है, मैन में डिस्टर्बेंस हो सकता है, किसी इकोसिस्टम में इंसान ने इन्वेड कर लिया, किसी वजह से नेचर में कुछ चीज़ें एक्सटिंक्ट होने लग गई, है ना। सो जो स्टेबल इकोसिस्टम है, क्योंकि उसका स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि 2-3 एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगी तो उनको रिप्लेस करने के लिए नई स्पीशीज़ आ सकती है ओवर द टाइम। लेकिन अनस्टेबल इकोसिस्टम जैसे कि हमारा इकोसिस्टम बी था, उनमें स्पीशीज़ अगर हमारी थोड़ी सी एक्सटिंक्ट हो गई, बाकी सारी स्पीशीज़ भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज़, स्टेबल इकोसिस्टम इज रेजिस्टेंट। इट इज रेजिस्टेंट to alien species invasion, ठीक है। सो ये तीन है हमारे कि क्यों हमको स्पीशीज डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस देना है कि इकोसिस्टम शुड हैव स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्योंकि वो एक स्टेबल इकोसिस्टम बनाएगा और स्टेबल इकोसिस्टम के ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं।
अब यही चीज़ लोगों को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जो चीज़ आपको आंखों के सामने दिख रही है होती हुए, वो तो लोग मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है, इसको हमने एक्शन लेना है। लेकिन जो चीज़ किसी ट्रॉपिकल कंट्री में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कहीं पे हो रही होगी, लोगों का उस पर फोकस नहीं जाएगा। तो उस चीज़ को इंपॉर्टेंस आपको देनी है फिर भी, क्योंकि ओवरऑल धीरे धीरे वो आपको अफेक्ट करेगा। हो सकता है आज नहीं अफेक्ट कर रहा, हो सकता है कल नहीं अफेक्ट कर रहा, लेकिन जैसे जैसे स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन का रेंज बढ़ेगा, उसके साथ एसोसिएटेड चेंजेस भी बढ़ेंगे और अल्टीमेटली ह्यूमंस को भी वो अफेक्ट होगा। तो इस अवेयरनेस के लिए चैप्टर्स लाइक दीज आर इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट जो लोगों को समझाने के लिए किया गया, दैट वाज डन बाय अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ डेविड टिलमैन। नाम याद रखना, डेविड टिलमैन। ठीक है, क्या था इनका एक्सपेरिमेंट? इन्होंने क्या किया, आउटडोर प्लॉट्स लिए, आउटडोर प्लॉट्स लिए, सिंपल प्लॉट्स है, उन्होंने प्लॉट्स अलग अलग लिए। ठीक है, एक बड़ा सा लैंड लिया और इसको प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, प्लॉट ए में कुछ स्पीशीज़, प्लॉट बी में कुछ स्पीशीज़, प्लॉट सी में कुछ स्पीशीज़, प्लॉट डी में कुछ स्पीशीज़। और जो मैंने अभी ऊपर स्टेबल इकोसिस्टम के पॉइंट्स बताए, वही चीज़ इन्होंने अपने प्लॉट्स में ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि जिन प्लॉट्स में स्पीशीज़ ज़्यादा है, उन प्लॉट्स में टोटल बायोमास वेरिएशन कम होता है। मतलब प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज़, प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज़ विल हैव लेस वेरिएशन इन बायोमास, लेस वेरिएशन इन बायोमास। ठीक है, ऊपर भी मैंने ये बताया था, स्टेबल इकोसिस्टम में ये बताया ना, प्रोडक्टिविटी स्टेबल है तो बायोमास विल बी स्टेबल। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या ऑब्जर्व किया? दूसरा चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी उस इकोसिस्टम की। मतलब ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू diversity, species diversity of that ecosystem. ठीक है, so this was a David Tillman's outdoor plot experiment. Simple observations, simple inferences. ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल आया गया, एक और हाइपोथेसिस दिया गया टू एक्सप्लेन की सिग्निफिकेंस क्या है, और उस हाइपोथेसिस का नाम था रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। नाउ दिस इज अ वेरी लॉजिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, दिस वॉज गिवन बाय पॉल अर्लिच। ठीक है, क्या था रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस? उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप एक एयरप्लेन लो और इस एयरप्लेन को क्या, एक इकोसिस्टम मानो। ठीक है, एक एयरप्लेन है, इस एयरप्लेन को आप क्या, एक इकोसिस्टम मानो। ठीक है, दिस एंटायर एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटिंग एन इकोसिस्टम। सो जो एयरप्लेन को पकड़ के रखा है, देयर वुड बी स्क्रूज, नट्स एंड बोल्ट्स होंगे, है ना, जिसने पूरे एयरप्लेन को पकड़ के रखा है। ऑब्वियसली एयरप्लेन एक बड़े से मेटल से तो नहीं बना है, मेटल शीट्स को जोड़ के, अलग अलग चीज़ों को जोड़ के बनाया पूरा एयरप्लेन। सो जो नट्स एंड रिवेट्स है, जो भी आपके स्क्रूज है, उसको आप स्पीशीज मान लो। सो एयरप्लेन इज व्हाट, एयरप्लेन इज योर इको सिस्टम, एंड जो रिवेट्स है, जो भी नट्स है, जो भी स्क्रूज है, दोज आर योर स्पीशीज। ठीक है, अब एयरप्लेन ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहा है, अगर एवरी टाइम एयरप्लेन ट्रैवल्स तो उसमें कुछ पैसेंजर्स होंगे। तो हर एक पैसेंजर जो भी एयरप्लेन में आ रहा है, अगर वो एक एक रिवेट उठा के जाने लगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्टिंग में एयरप्लेन में इफेक्ट नहीं आएगा। स्टार्टिंग में एयरप्लेन नॉर्मली काम करता रहेगा, क्योंकि कुछ थोड़े से स्क्रूज ही लेके गया है। अब स्क्रूज लेके जाना, रिवेट लेके जाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज गेटिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, सो स्टार्टिंग में इनिशियली देयर विल बी नो इफेक्ट, इनिशियली नो इफेक्ट। जब स्टार्टिंग में थोड़े बहुत स्क्रूज लेके गया, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ओवर टाइम, एक बार ट्रैवल किया एयरप्लेन ने, ठीक है, थोड़े से पैसेंजर्स आए, स्क्रूज लेके गया, दूसरी बार ट्रैवल किया, तीसरी बार ट्रैवल किया, ओवर टाइम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रूज लेके जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका क्या होगा, प्लेन वीक होता जाएगा। एयरप्लेन विल बिकम वीक। एयरप्लेन वीक होना का रेफरेंस किससे दिया? इकोसिस्टम गेटिंग एक्सटिंक्ट, एंटायर इकोसिस्टम गेटिंग एक्सटिंक्ट। यहाँ पे एक स्क्रू निकालना, एक स्पीशी को एक्सटेंड करना था, धीरे धीरे पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही एंडेंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल दैट वाज गिवन बाय पॉल अर्लिच। इन्फ्रेंस ये था कि अगर आप एयरप्लेन को देखोगे, वही हमारा इकोसिस्टम है, और जो रिवेट्स है वो हमारे स्पीशीज़ है। तो जैसे आप एयरप्लेन से रिवेट्स नहीं निकाल सकते, वैसे ही किसी भी इकोसिस्टम से आप स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने नहीं दे सकते। ठीक है, सो दैट वाज द इन्फ्रेंस। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ कुछ स्पीशीज़ इकोसिस्टम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही कुछ कुछ नट्स एंड बोल्ट्स एयरप्लेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एयरप्लेन के अंदर जो बैठने की चेयर है, उस चेयर में अगर कोई नट स्क्रू लगा है, उसको निकाल लोगे तो एयरप्लेन की फंक्शनिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर एयरप्लेन की विंग में जो नट लगा हुआ है,
उसको निकालोगे तो एयरप्लेन की फंक्शन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी वीक हो जाएगा। वैसे ही इकोसिस्टम में भी होता है। कुछ स्पीशीज़ इकोसिस्टम की क्या होती है, एक्सटिंक्ट हो भी जाए तो स्टार्टिंग में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ स्पीशीज़ होती है जो इकोसिस्टम को ड्राइव करा रही, जो इकोसिस्टम को चला रही है। अगर वो सिग्निफिकेंट स्पीशीज़ इकोसिस्टम की एक्सटिंक्ट हो जाए, देन आपकी इकोसिस्टम पूरी की पूरी एंडेंजर्ड हो जाएगी जल्दी। ठीक है, सो कौन सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही है। की स्पीशीज़, ठीक है, की स्पीशीज़ ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, सो दैट इज योर रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट मतलब स्क्रू, पॉपर मतलब पॉप करना, निकाल के ले जाना। और क्योंकि ये एक अजम्पशन है पॉल अर्लिच के थ्रू बनाया गया टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, इसीलिए इट्स अ हाइपोथेसिस। अब आपको बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस पता चल गया, स्पीशीज डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस पता चल गया। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी कॉन्स्टेंटली एक्सटिंक्ट होती जा रही है। कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ ना कुछ स्पीशी, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, उस टाइम पे भी एक्सटिंक्शन चल रहा है। ठीक है, सो IUCN मैंने बताया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये था। IUCN क्या करता है, हर साल रेड लिस्ट निकालता है। रेड लिस्ट मतलब वो स्पीशीज़ जो कि हमारी एक्सटिंक्शन के बहुत पास है, मतलब ऑल द एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो रेड लिस्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो रिमेंबर IUCN रेड लिस्ट इज लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ नियरिंग एक्सटिंक्शन या एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अगर कुछ एग्जाम्पल्स दूँ जो स्पीशीज़ की एक्सटिंक्ट हो चुकी है, सो रिमेंबर डोडो वॉज अ बर्ड जो अब एक्सटिंक्ट हो गया है। Quagga is an extinct species again. Thylacine has been extinct. Stellar sea cow has been extinct. ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि कौन से लोकेशन से ये एक्सटिंक्ट हुआ था ये क्वेश्चन आ सकता है। सो डोडो वॉज एक्सटिंक्ट फ्रॉम मॉरिशियस, क्वागा अफ्रीका में मिलता था, वहाँ से ये एक्सटिंक्ट हुआ। थाइलिसिन ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, इट गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड स्टेलर सी काउ रशिया में मिलता था, इट गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम रशिया। सिमिलरली 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, Bali, Javan, and Caspian. These 3 subspecies of tigers have also been extinct. ठीक है, currently there are 12% of bird species, 23% of mammal species, and 32% of amphibian species, 31% of gymnosperms. These are our endangered organisms. ठीक है, 12% of bird species, 23% मैमल स्पीशीज, 32% एम्फीबियन। अब इससे कैसे क्वेश्चन आता है, इसमें पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पीशीज एंडेंजर्ड। सो रिमेंबर एम्फीबियन हैज 32%। सो ऑब्वियसली एक्सटिंक्शन हर एक स्पीशी, हर एक ऑर्गेनिज्म के क्लास में चल रहा है, लेकिन एम्फीबियंस आर मोर एट रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट व्हेन कंपेयर टू मैमल्स और बर्ड्स। ठीक है, सो ऐसे रैंडम सिलेक्शन नहीं चल रहा, हमेशा कुछ ग्रुप्स के एक्सटिंक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन चलता रहता है, नई स्पीशीज़ आना, पुरानी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होना, इट्स अ नॉर्मल साइकिल। ठीक है, और करंटली जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का साइकिल चल रहा है, इट इज़ द 6th एक्सटिंक्शन। मतलब क्या, मतलब ये कि इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं और अभी 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है हमारा। तो हम इतना एम्फसाइज क्यों करें कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, कंजर्व करो। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से स्पीशीज एक्सटिंक्शन का पेस इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1000 टाइम्स। मतलब अगर नॉर्मली पहले 1000 साल में किसी एक स्पीशी को एक्सटिंक्ट होना था, अब वो 1 साल में एक्सटिंक्ट हो जा रहा है। सो जो 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से उसका पेस बढ़ चुका है, एंड विच इज़ अ डेंजरस थिंग, क्योंकि वो एक्सटिंक्शन फास्टर हो रहा है तो उसका इफेक्ट ह्यूमन्स की लाइफ पे भी बहुत जल्दी पड़ने वाला है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आएगा, रिमेंबर विच मास एक्सटिंक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, इट इज़ द 6th मास एक्सटिंक्शन। इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गया बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। नाउ लेट्स फोकस ऑन सम ऑफ द कॉजेस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आ रखे हैं, हर साल एक ना एक क्वेश्चन से आता ही आता है। ठीक है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, व्हाट आर द कॉजेज? देयर आर टोटल 4 कॉजेज, और इसको हम ईविल क्वार्टेट भी बोलते हैं। ईविल क्वार्टेट मतलब 4। ठीक है, सो देयर आर 4 मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। फर्स्ट वन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। अब मैं जो चीज़ भी यहाँ पे बोलने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड आपको चीज़ें याद रखनी है और नोट डाउन भी करना है। सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है? सो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए उसको एक हैबिटेट चाहिए जहाँ पे वो रहेगा। अब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? ह्यूमंस जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं सबको काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे कल्टीवेशन करना है, प्लांटेशन करना है, अपने क्रॉप्स उगाने हैं। ठीक है,
क्यों क्रॉप्स उगाने हैं? उनको अपना पेट भरना है, ऑब्वियसली ह्यूमंस को अपना पेट भरना है, इसलिए वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब काट के कल्टीवेशन करना तो ठीक है, लेकिन जैसे आप वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काटोगे, वहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ है वो कहाँ पे जाएंगी? कहाँ पे जाएंगी? कहीं नहीं जा पाएंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जब भी किसी भी स्पीशी का हैबिटेट लॉस होता है तो इट इज़ ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। दूसरी चीज़ फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है? पहले एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया था जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ रहती थी। अब ह्यूमंस ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम पूरा फॉरेस्ट नहीं काटेंगे, हम बीच का थोड़ा सा हिस्सा काट के अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब ज़्यादातर एनिमल्स कैसे होते हैं? ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं कि उनको माइग्रेशन करना होता है। यहाँ का खाना खत्म हुआ, इस तरफ जाएंगे, यहाँ का पानी खत्म हुआ, वापस इस तरफ आएंगे। अब बीच में अगर ह्यूमन हैबिटेशन आ गया तो ये माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इनका हैबिटेट फ्रैगमेंट हो गया। तो जैसे ही हैबिटेट फ्रैगमेंट हो गया, ऑब्वियसली वहाँ पे इनकी सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे, दे विल बी एट रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट कॉज इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, और मैंने सबसे पहले बताया है, मतलब इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? अभी रिसेंटली पूछा गया था नीट एग्जाम में, उन्होंने पूछा था विच ऑफ द 4 evil quartet is the most important cause of biodiversity loss. So remember, habitat loss and fragmentation is the most important cause. Second cause क्या है? Second cause is over exploitation. देखो, जो बायोडाइवर्सिटी बनी है ना, जो इकोसिस्टम्स बने हैं, दे आर सो वेल डिज़ाइंड कि अगर प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाए सिर्फ अपने सस्टेनेंस के लिए, तो सारे कंज्यूमर्स सस्टेन हो जाएंगे। उन कंज्यूमर्स को अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाए सिर्फ अपने सस्टेनेंस के लिए, तो सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी सस्टेन हो जाएंगे। लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया? ह्यूमंस ने ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। ओवर एक्सप्लॉइट मतलब उसको चाहिए 10 लेकिन वो ले आता है 100। ठीक है, 10 टाइम्स ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है वो नेचर को। मतलब बेसिकली ये है कि ह्यूमंस की नीड्स अब उनकी ग्रीड बन चुकी है। तो जब ह्यूमंस की नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, व्हाट हैपेंस? ओवर एक्सप्लॉइटेशन हैपेंस। अब देखो, नॉर्मल एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है कि अगर आपको 10 चाहिए और आपने 10 ही लिए हैं, तो नेचर हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म कि वो इन 10 को कैसे रिप्लेनिश करे, है ना। लेकिन अगर आपको नेचर ने 10 देना चाह रहा है नेचर, लेकिन आप उससे 100 ले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर आर नो वेज कि इस 100 को रिप्लेनिश किया जाए। तो जब उस 100 को रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, तो वो क्या होगा? स्पीशीज़ का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा और स्पीशीज़ विल फेस अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, करंटली जितनी भी मरीन स्पीशीज़ है हमारी फिश की, मरीन फिश, इनका क्या हो रहा है? इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्यों ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? सडनली ह्यूमंस में मरीन फिश की डिमांड बढ़ गई है, तो जो फिशरमैन है वो मरीन फिश को ज़्यादा फिश कर रहे हैं। अब मरीन फिश की ज़्यादा फिशिंग करेंगे तो ऑब्वियसली इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। अब नॉर्मली जैसे मैंने बताया 10 मरीन फिश आपका नेचर नॉर्मली भी रिप्लेस कर रहा है, लेकिन अगर आपने सडनली 100 मरीन फिश वहाँ से मारना शुरू कर दिया डेली का, तो कैसे नेचर उसको रिप्लेनिश करेगा? सो दैट इज़ वाई मरीन फिश आर नाउ फेसिंग अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। वैसे ही हमारे स्टेलर सी काओ and passenger pigeon, these got extinct. They are already extinct. These organisms, these species got extinct because of over exploitation by humans. So that is our second part of evil quartet. Third reason is alien species invasion. यहाँ पे एलियन स्पीशी का मतलब ये नहीं कि स्पेस से कोई फॉरेन एलियन जादू टाइप आके इन्वेट करे, नहीं। एलियन स्पीशी बेसिकली मीन्स अगर हमारा लैंड ए है और हमारे पास लैंड बी है, लैंड बी में हमारे पास क्रॉप बी होता है और लैंड ए में हमारे पास क्रॉप ए होता है। अगर इस क्रॉप बी को हम लैंड ए में कल्टिवेट करना शुरू कर दे, तो क्रॉप बी क्या है? क्रॉप ए के लिए एक फॉरेन स्पीशी है। बेसिकली जो उस लैंड पे नहीं होता था, हम बाहर से लाके वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशी। तो एलियन स्पीशी इन्वेजन से क्या होता है? जब भी आप एलियन स्पीशी इन्वेड करते हो, तो जो लोकल स्पीशी होती है, जो इंडिजिनस स्पीशी होती है, जैसे लैंड ए में क्रॉप ए, वहाँ की लोकल स्पीशी है, उसको हमेशा रिस्क होता है फॉरेन स्पीशी से एक्सटिंक्शन फेस करने का। क्यों? क्योंकि इनिशियली क्या था? पूरा का पूरा लैंड ए के लिए ही था। अब क्या हो गया? उसी जगह पे बी भी आ गया है। तो जब बी आएगा तो हमेशा ए के साथ कंपीट करेगा फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज, और जब कंपटीशन होगा तो हमेशा ए को क्या होगा? नुकसान रहेगा, क्योंकि पहले तो वो कंपीट नहीं कर रहा था, पहले सब कुछ उसी का था। अब बी और ए दोनों को कंपीट करने के चक्कर में ए को नुकसान हो जाएगा एंड ए विल ऑलवेज बी एट रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, एलियन स्पीशी इन्वेजन के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। 3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला स्पीशी एग्जाम्पल है हमारा नाइल पर्च का, नाइल पर्च। ठीक है, सो नाइल पर्च को क्या किया गया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया इज लोकेटेड इन अफ्रीका। ठीक है, तो जब लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इट रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 species of cyclid fishes.
ठीक है, सो एलियन स्पीशी इंट्रोड्यूस किया, लोकल स्पीशी का एक्सटिंक्शन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जितने भी हमारे पास इन्वेजिव वीड्स है, इन्वेजिव वीड्स जैसे कि पार्थेनियम है ना, या फिर वाटर हायसिंथ, तो जब भी इन्वेजिव वीड स्पीशीज़ को आप इंट्रोड्यूस करते हो किसी भी एक नए लैंड में, तो वहाँ पे वो इन्वेजिव होके लोकल वीड स्पीशीज़, लोकल प्लांट स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? अगेन, इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज एन ऑन गोइंग केस, अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश, नाउ जो अफ्रीकन कैटफिश होते हैं दे आर बिगर कैटफिश, ठीक है। सो इनसे क्या होता है, जो फिशरी है उसको बेनिफिट मिलता है, जो भी ह्यूमंस फिशिंग के थ्रू अपने लाइवलीहुड कमा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिश बड़ा है तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो अफ्रीकन कैटफिश, द साइंटिफिक नेम इज क्लैरियस गैरीपाइनस। क्लैरियस गैरीपाइनस, ठीक है। अफ्रीकन कैटफिश जब इंट्रोड्यूस किया गया हमारे रिवर्स में, उसकी वजह से जो हमारे लोकल कैटफिश है दे आर नाउ एंडेंजर्ड। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन कैटफिश बड़े हैं, मतलब क्या है, दे आर मोर एफिशिएंट है, तो वो हमारे लोकल कैटफिश के साथ compete कर रहे हैं एंड दे आर कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ आर लोकल कैटफिश, ठीक है। सो ये 3 एग्जाम्पल हैं हमारे एलियन स्पीशीज इन्वेजन के, जो आपको याद रखना है। एंड फाइनली जो फोर्थ इविल क्वार्टेट का पार्ट है दैट इज को एक्सटिंक्शन। फोर्थ इज को एक्सटिंक्शन। क्या होता है को एक्सटिंक्शन? को एक्सटिंक्शन मतलब ये कि आपके पास 2 स्पीशीज़ है जो एक दूसरे से ऑब्लिगेटरी तरीके से मिली हुई है। ऑब्लिगेटरी मतलब एक दूसरे के बिना वो सर्वाइव कर ही नहीं सकती। उस केस में अगर एक स्पीशी एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरी स्पीशी भी ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो ही जाएगी। सो को एक्सटिंक्शन इज सीन इन स्पीशीज दैट आर डिपेंडेंट इन ऑब्लिगेटरी वे, ऑब्लिगेटरी वे, ठीक है। एंड व्हेन दे आर डिपेंडेंट इन ऑब्लिगेटरी वे, एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज results in extinction of other, ठीक है। सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, होस्ट फिश एंड पैरासाइट। एक फिश है और पैरासाइट है। अगर इसमें फिश एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो पैरासाइट विल ऑल्सो बी एक्सटिंक्ट। पैरासाइट के एक्सटिंक्शन से फिश एक्सटिंक्ट नहीं होगा, लेकिन फिश एक्सटिंक्ट होगा तो हमारा पैरासाइट विल ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट। सो दैट इज को एक्सटिंक्शन। वैसे ही हमारा प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में म्यूचुअलिज्म बताया था, वहाँ पे बताया था प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल के साथ, है ना। सो अगेन प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, को एक्सटिंक्शन होगा। अगर प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो उसका पॉलिनेटर स्पीशी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, अगर पॉलिनेटर स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गया तो उसका प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो दैट इज को एक्सटिंक्शन। सो दोज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द इविल क्वार्टेट: हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पूरा चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है। लास्ट पार्ट है ये कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर विच यू नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ कैन यू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला रीज़न है नैरोली यूटिलिटेरियन। मतलब क्या है इसका बताता हूँ। नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है, सिंपल इंग्लिश है। नैरोली मतलब आपने अपने दिमाग को बहुत नैरो कर लिया। आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में नहीं सोच रहे हो कि इससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, इससे लॉन्ग टर्म में हमारा फ़ायदा होगा, नहीं। आप नैरो रख रहे हो अपना प्रॉस्पेक्ट, और नैरो प्रॉस्पेक्ट रख के आप देख रहे हो कि अगर स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी चली गई तो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब ये कि प्लांट से हमको क्या मिलता है, वुड मिलता है, अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं, अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं। वैसे ही एनिमल से हमको क्या मिलता है, हमको मीट मिलता है। फिशरी से हमको क्या मिलता है, फिश का मीट मिलता है ना। सो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर गिविंग इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब हर जगह पैसा इन्वॉल्व है ना। तो जब ऑल दीज आर गिविंग इकोनॉमिकल बेनिफिट, सो आप नैरोली यूटिलिटेरियन में सोचोगे कि अगर हमको ये इकोनॉमिकल बेनिफिट, ये पैसे का बेनिफिट हमें चाहिए, तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए, अगर ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई तो हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट चला जाएगा। सो इसीलिए नैरोली यूटिलिटेरियन कहता है कि कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर योर ओन बेनिफिट, फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। और इसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो रही है, किस रीज़न से आप वो कंजर्व करना चाह रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस कंजर्व होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ये आर्ग्यूमेंट क्या कहता है,
नैरोली यूटिलिटेरियन में क्या आपको इकोनॉमिक बेनिफिट से फ़र्क पड़ रहा था। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कहता है कि जो आप सांस ले रहे हो ऑक्सीजन, वो कहाँ से आ रहा है, वो फॉरेस्ट से आ रहा है, तो हमें फॉरेस्ट प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अब इसमें आपको पैसे का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि हाँ, ये हमें नुकसान तो नहीं कर रहा, इनफैक्ट हमें रिटर्न में फ़ायदा ही करा रहा है। तो अगर हम इकोसिस्टम को प्रिजर्व करेंगे तो ओवरऑल हमारा फ़ायदा ही होगा। ठीक है। सो बेसिकली ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कहता है कि पैसा भले आए या ना आए, लेकिन जो भी चीज़ इकोसिस्टम में हो रही है, जो भी सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, उन सर्विसेज के लिए हमको इसको कंजर्व करके रखना पड़ेगा। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, जैसे कि पॉलिनेशन प्लांट्स का जो हो रहा है, इट इज़ अ सर्विस ऑफ इकोसिस्टम, है ना। सो ऑल दीज आर व्हाट ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स वाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सो इट सेज कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, conserve biodiversity for its role in ecosystem services। ठीक है। सो ये है हमारा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। फिर फाइनली हमारा आता है एक एथिकल आर्ग्यूमेंट। एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? एथिकल आर्ग्यूमेंट फिलॉसफी की बात करता है। वो क्या कहता है कि क्योंकि हम इस अर्थ में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे स्पीशीज़ के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, उनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ हम ये प्लानट शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम कंजर्व करके रखें। सो बेसिकली एथिकल आर्ग्यूमेंट इज़ योर फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे आप कोई बेनिफिट नहीं बता रहे हो, हम बस बता रहे हैं कि क्योंकि हम उनके साथ सर्वाइव कर रहे हैं, इसीलिए उनको हमें बचा के रखना चाहिए। ठीक है। सो ये है 3 आर्ग्यूमेंट्स कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। अब व्हाट आर द मेथड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के? वी हैव 2 मेथड्स। फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन। अब देखो, अगेन बायोलॉजी में वर्ड को तोड़ के आपको चीज़ समझ आती है। तो इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन, ठीक है। इन मतलब विद इन, सीटू मतलब एनवायरनमेंट। सो इन सीटू मतलब विद इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब आप एक स्पीशी को या आप एक इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम विद इट्स एंटायर बायोडाइवर्सिटी सेव करोगे। एग्जाम्पल अगर आपको दे तो हमें पता है कि एक टाइगर की स्पीशी है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, इट इज़ एंडेंजर्ड, है ना। सो अब हम इस सिर्फ टाइगर की स्पीशी को नहीं बचाएंगे, हम क्या करेंगे, जिस जंगल में वो टाइगर रह रहा है, विल ट्राई टू कंजर्व द एंटायर फॉरेस्ट। टाइगर के एंटायर फॉरेस्ट कंजर्व करने का मतलब क्या है? मतलब कि उस फॉरेस्ट में जितने भी हर्ब्स है, जितने भी शर्ब्स है, जितने भी ट्रीज़ है, जितने भी प्लांट्स है, वो भी कंजर्व होंगे। उस फॉरेस्ट में जितने भी डियर है, जितने भी हमारे हर्बीवोर्स है, वो भी कंजर्व होंगे। और उस जंगल में हमारे जितने भी टाइगर्स हैं, वो भी कंजर्व होंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इन सीटू कंजर्वेशन विद इन द एनवायरमेंट। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। सबसे पहला एग्जाम्पल है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का। व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, ठीक है। अब देखो, समझो इस बात को कि ह्यूमंस वांट कि उनका डेवलपमेंट होता रहे, वो प्रोग्रेस करते रहे, लेकिन अभी नया कॉन्सेप्ट भी आ गया कि ह्यूमन को नेचर को कंजर्व करना है। स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जब लोगों ने डेवलपमेंट का प्रोग्रेस स्टार्ट किया था, उस टाइम पे कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब ये आ गया है। सो ह्यूमंस को क्या चाहिए कि दोनों चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि हम हर जगह तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करेंगे। हॉटस्पॉट्स आर दोज एरियाज जिनका लैंड एरिया कम है, लेकिन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब देर आर टोटल करंटली 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड इनिशियली इट वॉज 25, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 34। और इन सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का टोटल एरिया इज लेस देन 2% ऑफ अर्थ्स लैंड। लेकिन अगर इन हॉटस्पॉट्स में कंजर्वेशन हम करेंगे, सो एक्सटिंक्शन, ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन वुड बी रिड्यूस्ड बाई 30%। मतलब इनमें इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट है, इतनी ज़्यादा ये स्पीशीज़ रिच होते हैं। तो ह्यूमंस ने क्या बोला कि हम इन एरियाज़ को हम अच्छे से कंजर्व करेंगे ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस ना हो, और बाकी एरियाज़ में हम रिलेटिवली कम ध्यान देंगे। ठीक है। विच मेक्स अ लिटिल सेंस ऑल्सो, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट है उनको तो कंजर्व करना ही है ऑब्वियसली। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है। अब इंडिया के पास 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? सबसे पहले वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसका इंडिया पार्ट है। दूसरा इंडो बर्मा, ये दूसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसका इंडिया पार्ट है। और तीसरा द हिमालयन रेंजेस, ये तीसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसका इंडिया पार्ट है। ठीक है। सो सी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसी एक कंट्री में लिमिटेड नहीं होता, ये हमेशा अक्रॉस द बॉर्डर्स होते हैं, है ना। सो ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है जिसका इंडिया पार्ट है। सो
इन सीटू कंजर्वेशन में क्या करेंगे, पहला एग्जांपल है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को कंजर्व करेंगे। तो जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आप कंजर्व करोगे उसमें जितनी भी स्पीशीज़ हैं सब के सब कंजर्व हो जाएंगी, सब के सब प्रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इन सीटू कंजर्वेशन का, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ठीक है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन पहले भी आया, इससे क्वेश्चन फिर से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या होता है एक्स सीटू भी बताऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जो जू है आपका, जो जूलॉजिकल पार्क होगा, इट इज़ नॉट इन सीटू कंजर्वेशन, इट इज़ एक्स सीटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिर्फ ये तीन आपके इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ सीक्रेट ग्रूव्स। सीक्रेट ग्रूव्स, क्या होता है सीक्रेट ग्रूव्स? सो बेसिकली इंडिया में जितने भी ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स क्या करती हैं, अपने आसपास के फॉरेस्ट को हमेशा वो कंजर्व करके रखती है, वो प्रिजर्व करके रखती है। और इसका एक रिलीजियस फैक्टर भी होता है, दे कंसिडर कि जो भी फॉरेस्ट ने उन्हें दिया है, दे नीड टू कंजर्व एंड गिव इट बैक टू द फॉरेस्ट। और इन ट्रैक्ट्स को, फॉरेस्ट के इन ट्रैक्ट्स को जहाँ पे ये ट्राइब्स लोकेटेड है, और ट्राइब्स का ये एक सीक्रेट ग्रुप बन जाता है जहाँ पे वो फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, और उस एरिया को हम बोलते हैं सीक्रेट ग्रुप्स, ठीक है। सीक्रेट ग्रुप्स में भी आप कोई स्पीशी निकाल के बाहर नहीं ले जा रहे हो, सीक्रेट ग्रुप्स में भी आप उसी एरिया में ही स्पीशी को कंजर्व कर रहे हो। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, खासी एंड जैंतिया हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, मेघालय, सीक्रेट ग्रुप का एग्जाम्पल, ठीक है। अरावली हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान, अगेन सीक्रेट ग्रुप का एग्जाम्पल, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंडा एंड बस्तर रीजन कहाँ पे लोकेटेड है ये सीक्रेट ग्रुप्स, दीज आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ये लोकेशन वाइज याद रखना सीक्रेट ग्रुप कौन से कहाँ पे मिलते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं बता रहा, एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीक्रेट ग्रुप्स के एग्जाम्पल से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये ऑलमोस्ट हर साल आता ही आता है, ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अगेन वर्ड को ब्रेक करो, C2 मतलब क्या था, एनवायरनमेंट, है ना, X मतलब आउटसाइड, सो एक्स C2 कंजर्वेशन इज आउटसाइड द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। कोई भी एक थ्रेटेंड प्लांट है, कोई भी एक थ्रेटेंड ऑर्गेनिज्म है, एक थ्रेटेंड एनिमल है, क्या करोगे आप, उस एनिमल को उठाओगे, उस प्लांट को उठाओगे, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उससे बाहर ले जाके किसी दूसरी जगह पे आप प्रिजर्व करके रखोगे, किसी दूसरी जगह पे उसको संभाल के रखोगे। एग्जाम्पल्स जो भी आपके जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क, कन्फ्यूजन यहीं पर आता है, ठीक है। वो आपको ऑप्शंस में दे देंगे जूलॉजिकल पार्क, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे देंगे, नेशनल पार्क दे देंगे, बायोस्फीयर रिजर्व दे देंगे, और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स C2। अब आपको लगेगा सारी तो सेम साउंड कर रही है ना। सो जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन C2, सफारी पार्क इज एक्स C2, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये एक्स C2 कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे ही पोलन ग्रेन, इतने सारे प्लांट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके पोलन ग्रेन अभी तक पोलन बैंक्स में कंजर्व करके रखे हुए हैं, ठीक है। सो जैसे ही वो पोलन ग्रेन जो इन्होंने कंजर्व करके रखा है, उससे वो अपना पूरा का पूरा प्लांट वापस जर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक्स C2 कंजर्वेशन है। प्लांट अब नहीं रहा, एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन उसका जेनेटिक्स हमारे पास अभी भी कंजर्व्ड है, ठीक है। सो पोलन ग्रेन इन पोलन बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ फर्टाइल गैमीट्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, इससे भी क्वेश्चन आ रखा है इस एग्जाम्पल पे। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ फर्टाइल गैमीट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन करके क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ वाइएबल फर्टाइल गैमीट्स, वाइएबल एंड फर्टाइल गैमीट्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स C2 कंजर्वेशन, ठीक है। सो ये तीन है हमारे एक्स C2 कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखना है।
अब जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं करते, हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। तो जब ये वर्ल्ड सब आपस में मिल के कंजर्व कर रहे हैं, मतलब कभी ना कभी आपस में मिले होंगे, कभी ना कभी उन्होंने कोई समिट कराई होगी। तो ऐसे 2 समिट है जो एनसीईआरटी में मैंशनड है। पहला है अर्थ समिट, ठीक है, डेट और लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? प्लेस वॉज रियो दे जनेरियो। अगेन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है प्लेस, याद रखना। कौन से साल में हुआ था? 1992 में हुआ था। अर्थ समिट में क्या इन्होंने डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया कि हम मेजर्स लेंगे, अप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे, ताकि बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से कंजर्व किया जा सके और उसका यूटिलाइजेशन जो भी हम यूज़ करें एक सस्टेनेबल मैनर से हो सके। सस्टेनेबल मैनर मतलब आज यूज़ कर रहे कल भी रहे वो बाकी, ताकि कल भी हम यूज़ कर सके। सो दैट वॉज द प्लेज दैट वॉज टेकन कि वी विल टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स to conserve biodiversity and to maintain sustainable utilization of the biodiversity, ठीक है। अर्थ समिट का एक फॉलोअप समिट हुआ था। फॉलोअप समिट मतलब अर्थ समिट को फॉलो करता हुआ दूसरा समिट हुआ था, द वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन प्लेस एंड ईयर इज इंपॉर्टेंट। कब हुआ था ये? दिस वॉज कंडक्टेड इन 2002। कहाँ पे हुआ था? जोहानिसबर्ग में। कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगेन लोकेशन एंड डेट फिर से मैं इतने बार एम्फोसाइज कर चुका हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आए हैं और रिसेंटली भी आया था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। सो अर्थ समिट रियो दे जनेरियो 1992, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका इन 2002। एंड विद दैट वी फिनिश ऑफ द एंटायर चैप्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अ स्मॉल चैप्टर बट एन ईजी वन, जिससे आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो जाके ये वीडियो एक बार फिर से देखिए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए लेकिन डाउट आ रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट अस नो योर डाउट्स, विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ओवर देयर। और हर वीडियो के साथ जो हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं आज के इस वीडियो के साथ भी प्रोवाइड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हैंड रिटन नोट्स भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल एंड इफ यू डिड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर नीट एस्पिरेंट्स। एंड ऑल्सो आप लोग की नीट प्रिपरेशन में थोड़ी सी और हेल्प करने के लिए हम नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं यहाँ पे, तो उन इनिशिएटिव्स का भी आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, मैक्सिमम यूज़ कीजिए ताकि आप नीट क्रैक करके अपना ड्रीम अचीव कर सके। सो दैट वुड बी ऑल गाइस, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।